इसके पहले वाले वीडियो में न्यूमेरिकल्स ले चुके हैं, अब फिल इन द ब्लैंक डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन 1 पेज नंबर 23। अच्छा, उसके ऊपर जी की वैल्यू 10 लेने को बोला है, तो अपन ने हर प्रॉब्लम में 10 ही लिया है। अगर समझो कुछ दूसरा मेंशन रहा तो वो दूसरा लेना 9.8 वगैरह, पर अभी उन्होंने 10 लेने को बोला, तो अपन ने सारे न्यूमेरिकल में 10 ही यूज किया है। अब पहला वाला फिल इन द ब्लैंक देखो, when seen from below the blades of the ceiling fan are seen to be revolving anti-clockwise। तो पहले anti-clockwise बना लेते हैं, ये anti-clockwise डायरेक्शन, ठीक है। now speed is decreasing, speed is decreasing मतलब एक्सीलरेशन निगेटिव है, ठीक है। तो डायरेक्शन देखो, राइट हैंड रूल, कर्व्ड फिंगर्स indicate the direction of motion, thumb indicate the direction of angular displacement and angular velocity। but अल्फा की अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज हो रही होगी तो सब एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, पर अगर डिक्रीज हो रही होगी जैसे यहाँ बोला है तो अल्फा निगेटिव यानी अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, ये वाली डायरेक्शन। ये बताया है पहले सर्कुलर मोशन जब लिया था, हुआ ये अपना देख लो डायरेक्शन देख। तो इसका ऑप्शन आएगा ए, एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड, एंगुलर एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देख लो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक, ये एक्सप्लेनेशन हो गया, और ऑप्शन रहेगा ए, थीटा एंड ओमेगा अपवर्ड डायरेक्शन, अल्फा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये ऑप्शन करेक्ट। देखिए अब देखो सेकेंड वाला, a particle of mass 1 kg, length of the string is 1.2 meter, will to perform vertical circular motion under gravity, minimum speed यानी लोएस्ट पॉइंट पे दिया है, सर्कल बना देते हैं, मिनिमम स्पीड दिया है, यहाँ पे दिया है, सपोज दिस इज v1 एंड दिस इज v2। तो मिनिमम उस पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन में यहाँ मिनिमम रहेंगी और यहाँ क्या रहेगी, ज्यादा है, मैक्सिमम रहेगी। तो अभी v1 दिया है 5 मीटर पर सेकंड, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम रहेगी वेलोसिटी, ये दिया है। अब क्या हो रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, p एंड q दो दिए हैं। तो पहले p देखते हैं, मैक्सिमम स्पीड लोएस्ट पॉइंट पे कितनी है देखते हैं, वो निकल करते हैं। सो v2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5rg, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे अंडर रूट 5 अलग और अंडर रूट rg अलग कर लिए, इक्वेशन पे डालते हैं। सो v1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट rg, हाईएस्ट पॉइंट, तो rg की वैल्यू है 5, तो यहाँ डाल, तो इट बिकम्स 5 रूट 5। तो p वाला ऑप्शन मैच हो गया, मैक्सिमम स्पीड मस्ट बी 5 रूट 5, ये आ गया। अब q वाला देखते हैं, q वाला कैसे है, उसमें डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन बताया था, मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन। तो यहाँ टेंशन है T2, यहाँ टेंशन है T1, ठीक है, ये सेंटर। सो T2 माइनस T1 इट इज 6 mg, ये डिराइव किया है अपन, 6 मास है 1 इनटू g की वैल्यू 10, सो इट इज 60 न्यूटन। तो p एंड q बोथ आर करेक्ट, p भी मैच हो गया, q भी मैच हो गया, ठीक है। ये मिनिमम वेलोसिटी उस पर्टिकुलर, देखो यहाँ पे भी जो ये वेलोसिटी है ये मिनिमम भी वेलोसिटी है सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो चाहिए, पर अगर अपन इस मोशन को कंसीडर करें तो यहाँ कम है और डेफिनेटली लोएस्ट पॉइंट पे ज्यादा है, तो इसीलिए उन्होंने मिनिमम और मैक्सिमम वर्ड यूज किया है। पर ये भी मिनिमम वेलोसिटी है लोएस्ट पॉइंट पे जो सर्कल कंप्लीट करने के लिए चाहिए, पर उस पर्टिकुलर एक ही मोशन को कंसीडर करेंगे तो यहाँ वेलोसिटी कम है, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये बोला है उन्होंने मिनिमम वेलोसिटी और ये मैक्सिमम, ठीक है। तो p और q दोनों मैच हो गए, तो सी ऑप्शन आएगा इसका आंसर कि बोथ p एंड q आर करेक्ट।
देखो P भी मैच हो गया और Q भी मैच हो गया 60 न्यूटन, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। P इज ऑल्सो करेक्ट, Q इज ऑल्सो करेक्ट। देखो एक बार, बोथ P एंड Q आर करेक्ट। ठीक है, चलो थर्ड वाले पे चलते हैं। देखो फिल इन द ब्लैंक में ये सब लिखना नहीं पड़ता, ये मैं तुम लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। वहां तो ऑप्शन लिखना पड़ेगा खाली, बस याद रखना, सॉल्व नहीं करने की जरूरत फिल इन द ब्लैंक में कुछ भी, और ऑप्शन कैसे आया है वो समझना। थर्ड वाले select the correct statement about the formula of moment of inertia। अब उसमें सारे पढ़ना आप लोगों ने, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट मस्ट हैव डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जरूरी नहीं है। हाँ, सेकंड वाले ऑप्शन में उसका आंसर भी आ जाएगा, बी वाला। डिस्क, सॉलिड डिस्क, उसका फॉर्मूला इस एक्सिस के राउंड है mr²/2। जो पीछे पेज दिया था उसमें अलग अलग फॉर्मूले हैं, दो चार ही अलग है एक्स्ट्रा वाले, तो वो देख लेना, याद रखना है। वो कोन का एग्जांपल देखो, हॉलो कोन है, हॉलो है ये, ऐसा हॉलो कोन है, अंदर से खाली है ऐसा, तो इसका भी फॉर्मूला है mr²/2। तो ऑब्जेक्ट अलग है पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम है, तो पहला ऑप्शन गया। अब दूसरा ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि दूसरे ऑप्शन में यही दिया है उन्होंने। देखो, when rotating about their center axis a hollow rigid circular cone and a disc have same expression for moment of inertia। सेकंड ऑप्शन मैच है, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। अब घर पे ट्राई करना, ऐसी एक डिस्क लेना, मतलब पुट्ठी का या कागज का कोई टुकड़ा, उसको स्पाइरल ऐसे कट लगाना, स्पाइरल ऐसे कट लगाना, यानी कट एक दूसरे पे ऊपर नहीं आने चाहिए। अब आप इस सेंटर पॉइंट को करके उसको खींच लो ऊपर, तो वो कोन जैसा बन जाएगा। ट्राई करके देखना, आपने डिस्क जैसा लेना, कार्डबोर्ड का ले लो या थोड़ा मोटा पेपर ले लो, उसमें स्पाइरल ऐसा कट लगाना है, ये ऐसा स्पाइरल, और अब सेंटर पॉइंट पकड़ के आप खींचेंगे तो आप देखेंगे कि कोन जैसा हो जाएगा। ठीक है, देखो तो इसमें बी ऑप्शन मैच हो गया थर्ड वाले में। तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो सकते हैं, इसीलिए ए ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन मैच हो गया। नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला, in certain unit the radius of gyration of uniform disk about its center and transverse axis, disk का ट्रांसवर्स एक्सिस के राउंड, ये सॉलिड डिस्क है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I = mr²/2, ठीक है, और I की जगह लिखेंगे इधर दूसरा फॉर्मूला उसका m² इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ gyration, m और m कैंसिल, so k² = r²/2, so we can write k = √r, रूट में क्या निकालना है उसको, r/√2, और इसकी k की वैल्यू गिवन है, कितनी है, √2.5, सो इसमें r की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, तो इट इज √5, रेडियस निकल गई उसकी। ये फॉर्मूला mr²/2, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, बट इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ gyration mk²। अपन ये यूज किया है k²/r² की वैल्यू निकालने के लिए, डिस्क के लिए 1/2, तो डायरेक्टली लिख सकते थे, स्टेप बता दिया। अब आगे देखो इसमें क्या,
इफ रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट इट्स टेंजेंट इन इट्स प्लेन, टेंजेंट इन इट्स प्लेन, ये डिस्क, ये टेंजेंट इन इट्स प्लेन, तो इस टेंजेंट के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है 5/4 mr²। तो I की जगह लिखेंगे m के टेंजेंट के लिए, स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/4 mr², m और m कैंसिल, सो k t इट इज रूट 5/4 इंटू r, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रूट 5/4 इंटू r की वैल्यू क्या निकली थी उसी डिस्क के लिए रूट 5, तो वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये रूट 5 यानी बचेगा 5 और डिवाइडेड बाय 2, सो रेडियस ऑफ गायरेशन विल बी 2.5। उसी डिस्क का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है टेंजेंट बोलो पासिंग टू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इन दोनों कंपेयर करो, r की वैल्यू निकल गई, k की वैल्यू भी 1। अब पूछा है टेंजेंट के राउंड रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी रहेगी, तो ये टेंजेंट का फॉर्मूला इन द प्लेन, दो टेंजेंट रहते हैं, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक टेंजेंट इन द प्लेन, ये है टेंजेंट इन द प्लेन, परपेंडिकुलर अपन ऐसे ड्रॉ करते हैं उसको, ठीक है। ये सब फॉर्मूले हुए हैं, ये फॉर्मूला आपको पता है 5/4 mr², तो I की जगह वही mk², इसका रेडियस ऑफ गायरेशन 5/4 mr², kt ये रूट में डाल दिया और फिर r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, r की वैल्यू है डाला रूट 5, ये रूट 5 यानी 5 और ये 4 का 2, आंसर आया 2.5। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन मैच हुआ है बी वाला आंसर करेगा, देखिए नेक्स्ट देखो, फोर्थ अब है फिफ्थ। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लेना एक बार, नोट सही है आप लोगों के पास, उसके न्यूमेरिकल्स लेंगे, फॉर्मूले देख लेना एक बार सारे। नेक्स्ट, a planet revolve in elliptical orbit, a planet revolve in circular orbit, principle of conservation of angular momentum, चाहे सर्कुलर मोशन में हो चाहे इलिप्टिकल ऑर्बिट में हो, सर्कुलर या इलिप्टिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दोनों केस में फॉलो होता, ध्यान रखना। इलिप्टिकल में भी बताया था, यहाँ सन है और यहाँ प्लैनेट है, तो अभी प्लैनेट दूर है तो उसकी स्पीड कम है, यहाँ प्लैनेट नजदीक है तो स्पीड ज्यादा रहेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, I1 ω1 इज इक्वल्स टू I2 ω2, और सर्कुलर मोशन में भी है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व ही रहेगा। तो इसमें आएगा आपका सी ऑप्शन फॉर बोथ P एंड Q, दोनों में कंजर्व रहेगा एंगुलर मोमेंटम, फर्स्ट केस में भी और सेकेंड केस में भी एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। नेक्स्ट देखो, अच्छा उसमें 10 लिख दिया है एक्चुअल में, और वो 10 नंबर का नहीं है, पेज नंबर 23 24 बराबर है, तो ये अपना कौन सा हुआ था फिफ्थ, वो 6th नंबर का है, उन्होंने 10 नंबर लिख दिया वहां पे। A thin walled hollow cylinder is rolling down, hollow cylinder यानी रिंग कंसीडर कर सकते हैं, k² की वैल्यू लिख लेते हैं, hollow cylinder k² की वैल्यू 1, या रिंग है समझो, k² ये अपने निकाले हैं पहले, आप देख लेना वैल्यूज। एट एनी इंस्टेंट द रेशियो कंसीडर करना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रेशियो इस टू करो, फिर लेना है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, पूरा लिखना आप लोगों ने,
और फिर लेना है टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ लीनियर यानी हाफ एम वी स्क्वायर, और टोटल का फॉर्मूला याद है अपने निकाला हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये टोटल के लिए था, ठीक है। तो इसको अरेंज कर लेते थोड़ा सा। हाफ आई की जगह एम के स्क्वायर, ओमेगा की जगह वी अपॉन आर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी नोट में लिखा हुआ है अपन ने हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ बचेगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ 1 और यहाँ बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू है 1 हॉलो सिलेंडर के लिए, ये तो 1 वैसे ही रहेगा, और ये 1 प्लस 1 यानी, तो ये हो गया आपका आंसर फाइनल। तो ये ऑप्शन मैच होगा ए के साथ, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट, देख लो। रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर हाफ एम वी स्क्वायर, टोटल ये टोटल का आंसर निकाला है अपन ने, रोलिंग बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो उनका देखो क्वेश्चन 2 देखो, आंसर इन ब्रीफ, उसके जो अलग है थोड़े वो ले रहे हैं, बाकी तो सब अपने नोट्स में है। डू वी नीड अ बैंक रोड फॉर टू व्हीलर, एक्सप्लेन। तो टू व्हीलर के लिए बैंक रोड नहीं रहा तो भी चलेगा, तो ऐसा लिखना फॉर टू व्हीलर द बैंकिंग ऑफ रोड इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि मैंने एग्जांपल बताया था कि जब रेसिंग वाले टर्न करते तो वो लीन करते, टू व्हीलर पे लीन करेंगे। अब लीन करेंगे तो वो जो रोटेटिंग टॉर्क है, जैसे मेरे को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दूर धक्का मारेगा तो मैं उसको लीन कर रहा, तो मैं उसको अपोज कर रहा। जैसे मान लो लेफ्ट टर्न ले रहे, तो टू व्हीलर वाला इधर की तरफ ऐसे लीन करेगा ताकि जो टॉर्क उसको दूर भेजने वाला है वो उसको अपोज कर सके, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, ध्यान देना वापस से। डू वी नीड अ बैंक रोड फॉर अ टू व्हीलर, एक्सप्लेन। तो लिखना वी डू नॉट नीड a bank road for two wheeler because it leans to oppose the rotating torque, ब्रैकेट में लिखना centrifugal force। वीडियो रिवाइंड करके एक बार वापस से सुन लेना, देखो फिर से बोलता। For two wheeler we do not require bank road because the two wheeler can lean and oppose the rotating torque, जो उसको रोटेट करने वाला है उस टॉर्क को अपोज करेगा, ब्रैकेट में लिखना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में कंटिन्यू करना कि इफ रोड इज बैंक, मान लो टू व्हीलर वाले के लिए रोड बैंक है, देन देयर विल बी लेस वेयर एंड टेयर ऑफ द टायर्स, क्योंकि फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वेयर एंड टेयर कम होगा, रहा तो भी चलता, नहीं रहा तो भी चलता। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में उत्तर डालना है, फिर से सुनना क्या लिखना है। डू वी नीड बैंक रोड फॉर टू व्हीलर्स, एक्सप्लेन। We do not need bank road for two wheelers because the two wheeler can lean and oppose the rotating torque, ब्रैकेट में लिखना centrifugal force, उसको अपन अपोज कर सकते लीन करके towards the center, lean towards the center and oppose the rotating torque, that is centrifugal force. Now if the road is banked there will be less wear and tear of the tires of the two wheeler। बस इतना लिखना है कि भाई बैंक रहा तो चलेगा, नहीं भी रहा तो चलेगा। बैंक रहा तो क्या होगा, वेयर एंड टेयर टायर का कम होगा क्योंकि फ्रिक्शन पे रिलाय नहीं करना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्ली सेकंड वाले का आंसर लिखो। थर्ड वाला देखो, ऑन व्हाट फैक्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम डिपेंड्स, इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ सम फैक्टर। तो n is equals to 1/2 pi अंडर रूट g अपॉन l cos थीटा। टाइम पीरियड का ये था, t is equals to 2 pi अंडर रूट
L cos थीटा अपॉन G, उसका रिवर्स लिखना है, ठीक है। तो n is directly proportional to G, फर्स्ट लिखना, and it depends on G, n is inversely proportional to L and it depends on length, it also depends on theta, ये सब लिखना। और डिपेंड काहे पे नहीं कर रहा, तो मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं करेगा, या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज परफॉर्मिंग कोनिकल शेप या बॉब जो घूम रहा उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा। तो याद रखना n is directly proportional to G, n is inversely proportional to L, it also depends on theta, यानी G पे, L पे और थीटा पे, यहाँ पे भी L रूट में है ना, and it also depends on theta, but it does not depend on mass। फोर्थ वाला देखो, why it is useful to define radius of gyration। तो इसमें radius of gyration का physical significance लिखना कि radius of gyration can indicate the distribution of mass। If mass is widely distributed, the value of k is large, and if mass is closely distributed, the value of k is small। तो radius of gyration important है because it indicates the distribution of mass। तो वहाँ physical significance लिखना radius of gyration का, और definition लिख देंगे तो वो दिख जाएगा, और वहाँ सिर्फ physical significance लिखेंगे तो दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, a uniform disk and hollow right circular cone, वापस से वही आ गया, why it is so एक्सप्लेन भी करना है कि उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, ध्यान दो। तो ये डायग्राम बनाना डिस्क की, इस एक्सिस के अराउंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I is equals to mr² अपॉन 2, और ये राइट सर्कुलर हॉलो कोन है, हॉलो है कोन, ये इसका भी फॉर्मूला पीछे पेज दिए उसमें है, ये ऐसे, तो इसका भी फॉर्मूला है I is equals to mr² अपॉन 2। मैंने पहले ही बताया, एक आप कार्डबोर्ड का ऐसा डिस्क लो या थोड़ा मोटा पेपर ले लो, उसको यहाँ से कट करना शुरू करो कैंची से, और स्पाइरल कट लगाओ, जितना पतला लगाएंगे उतना अच्छा है, ये थिकनेस ऐसे कट लगाते जाओ, अब सेंटर में पहुंच गए, अब सेंटर वाला पॉइंट पकड़ के इसको खींचेंगे तो वो कोन जैसा दिखेगा, तो जितना पतला लगाएंगे उतना एग्जैक्ट कोन दिखेगा। तो हो क्या रहा, यही मास ऊपर खींच रहे खाली अपन, ये मास, अब इसको धीरे 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 नीचे सेट कर दो, वापस से डिस्क बन जाएगा, यानी रेडियस देखो इंक्रीज हो रही, पहले ये रेडियस, फिर ये रेडियस, फिर ये रेडियस, फिर ये रेडियस, तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही। जब आप इसको पूरा प्रेस कर देंगे तो पूरी की पूरी डिस्क बन जाएंगी। तो छोटे छोटे रिंग कन्वर्ट कर लो जिनकी रेडियस डिक्रीजिंग है, और उसको एक के ऊपर एक अरेंज किया है बस। तो आप ये करके देखना, कार्डबोर्ड लेना, अगर किसी का बन जाए तो छोटा सा वीडियो सिर्फ वो डिस्क दिखाना और सेंटर पकड़ के खींच के कोन बनता क्या दिखा देना, एक बार 2-1 मिनट का वीडियो ग्रुप में डाल सकते हैं अगर बनाया तो। मोटा पेपर लो, यहाँ से कट करना शुरू करना, स्पाइरल जितना पतला रखेंगे ये स्ट्रिप उतना अच्छा, स्पाइरल कट करते जाओ और सेंटर तक आ जाओ। जब सेंटर तक आ जाए तो सेंटर को पकड़ के ऊपर खींचो तो कोन बन जाएगा। तो लिखना क्या है समझना, पहले ये डायग्राम, ये फॉर्मूला लिख लिया, उसके बाद लिखना द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड द एक्सिस इज सेम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड द एक्सिस इज सेम, जैसे इसका है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस का वैसे इसका है, और वी कैन से k² अपॉन r² की वैल्यू सेम है दोनों की, हेंस दे हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या लिखेंगे फिर से सुनना, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फॉर सॉलिड डिस्क और राइट सर्कुलर हॉलो कोन इज सेम, मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के अराउंड सेम है, और वी कैन से वैल्यू ऑफ k² अपॉन r² इज सेम फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट्स, thus they have same moment of inertia। तो फिर से सुनना क्या लिखते हैं, the distribution of mass for disk and दूसरा ऑब्जेक्ट यही है, and hollow right circular cone is same, mass distribution same है। देखो ये है, इसको आप ऊपर खींचेंगे तो कोन दिखेगा डेफिनेटली। अगर कोई जैसे अब है ड्राइंग वाले अपने पास आर्किटेक्ट वगैरह वाले, तो वो लोग ऐसा बना के देख सकते हैं। तो रिंग डिस्क लेना, स्पाइरल कट लगाना, और सेंटर से पकड़ के आप उसको ऊपर खींचेंगे तो इट रिजेंबल लाइक दैट ऑफ अ
हॉलो कोन। तो ऐसा कोई तो भी एक जन करके भेजना, ठीक है। छोटा सा एक वीडियो 4-5 मिनट कैलकुलेट लगेंगे, 1-2 मिनट लगेंगे बस। डिस्क बताया कटा हुआ, और उसको ऊपर खींचेंगे तो डेफिनेटली कोन जैसा दिखेगा, स्पाइरल कट लगाना, ठीक है। फिर से देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ डिस्क एंड राइट सर्कुलर हॉलो कोन अबाउट द गिवन एक्सिस इज सेम, दोनों का मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, और द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज सेम, thus they have same moment of inertia। ऐसे लिखो, देख लो एक बार आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आंसरिंग ब्रीफ, ये तो ऑलमोस्ट सभी ले लिए। थर्ड वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा है वो ले रहे हैं, कि जो अपने नोट्स में नहीं है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पूछा होगा तो वो अपन काउंट कर रहे हैं वहां पे। While driving along an unbanked circular road, a two-wheeler rider has to lean with the vertical। पहले ही बताया कि two-wheeler क्या करता, lean करता towards the center। यहाँ लिखना है the two-wheeler driver lean towards the center to oppose the centrifugal force and provide the necessary centripetal force। तो lean करेगा तो उसको necessary centripetal force मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट देखो वापस से पढ़ लेना। While driving along an unbanked circular road, a two-wheeler rider has to lean with the vertical। क्यों lean करेगा? Because leaning will provide necessary centripetal force and will oppose the rotating torque। rotating torque को भी oppose करेगा and it will provide necessary centripetal force। इसके पहले जो बाइसिकल वाला पूरा टू व्हीलर वाला जो लिया था, उसमें भी आप ये पॉइंट डाल सकते हैं, इट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। क्वेश्चन 2 का सेकंड, ठीक है, उसमें देख लेना एक बार। तो पहले फिर से सुन ले एक बार। While driving along an unbanked circular road, a two-wheeler rider has to lean with the vertical। Why is it so? इसका आंसर लिखेंगे due to leaning towards the center, it will provide necessary centripetal force and oppose। पहले तो ये लिखना है, it will provide, it leaning towards the center will provide necessary centripetal force मिलेगा and oppose the rotating torque को भी oppose करेगा और centripetal force भी मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके आगे with what angle the rider has to lean, तो अब इक्वेशन डिराइव करेंगे, ध्यान देना। तो ये है स्ट्रेट पोजीशन, वर्टिकल के साथ लीन कर रहा हुआ, ये लीनिंग एंगल, तो यहाँ डॉटेड बना लो, यस, ठीक है। ये एंगल है थीटा, वर्टिकल के साथ एंगल लीन रहा है, लीन कर रहा ना, तो पहले ये पोजीशन पे था, टर्न लेते समय लीन हुआ है टुवर्ड्स द सेंटर। याद रखना स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे कि बाय लीनिंग टुवर्ड्स द सेंटर the rider provides necessary centripetal force, yeah, it will provide necessary centripetal force and oppose the rotating torque। ब्रैकेट में लिख सकते centrifugal force, ठीक है। और ये डायग्राम बनाएंगे अब। तो परपेंडिकुलर इधर है, तो ये है नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन n को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। तो राइडर पहले ऐसे था, ये डॉटेड लाइन से बना है, अब वो इधर लीन हो गया, लेकिन तो यार स्ट्रेट लाइन ही बना लो फिलहाल के लिए। तो याद रखो स्ट्रेट लाइन नहीं है, समझो, ये इधर, ठीक है। राइडर ऐसे था पहले, ये डॉटेड लाइन बनाया, इधर लीन हुआ। तो अब n दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, ये कंपोनेंट आएगा n cos थीटा, ये कंपोनेंट आएगा n कंपोनेंट n cos थीटा, थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं, इसके साथ, तो ये n cos थीटा, ये n sin थीटा, ठीक है। तो थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं है। व्हाट क्वेश्चन फिर से देखो एक बार क्या पूछा है, व्हाट एंगल द राइडर हैज टू लीन, तो एंगल फाइंड आउट करना है अपने को, ठीक है। और वेट उसका खुद का डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा हमेशा mg। डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। अब वो लीन हुआ है इधर की तरफ, तो ये उसका नॉर्मल रिएक्शन
और ये उसका वेट, वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, भले ही लीन करो या कुछ भी करो, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेना। ये n sin थीटा इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, इट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अपन ने स्टार्टिंग में वही लिखा है कि बाय लीनिंग टुवर्ड्स द सेंटर द टू व्हीलर राइडर कैन प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, कैन प्रोवाइड necessary centripetal force and it also oppose the rotating torque. तो यहां लिखना consider a two wheeler rider of mass m taking left turn ले रहे, ठीक है। तो लेफ्ट टर्न मेंशन करना क्योंकि झुकाया किधर है, लेफ्ट की तरफ। so m is the mass of the rider, कंबाइंड मास कर देना, किसका कंबाइंड मास है, राइडर और व्हीकल दोनों का, टू व्हीलर का और राइडर का, दोनों को कंबाइंड मास, ठीक है। नाउ r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर अनबैंक्ड रोड, सर्कुलर ट्रैक पे जाएंगे तभी लीन करना पड़ेगा, तो रेडियस दिया है और अनबैंक्ड रोड है, बैंक नहीं है, अनबैंक्ड रोड है, अनबैंक्ड रोड पे लीन करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ n इज द नॉर्मल रिएक्शन, थीटा एंगल ऑफ राइडर विथ वर्टिकल, ठीक है, इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं। देखो ये नोट डाउन करो, फिर आगे चलते। ये कोनिकल पेंडुलम जैसा ही है, अगर याद होगा कोनिकल पेंडुलम, यहाँ सर्कल, ये टेंशन था, टेंशन की जगह भी नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ टेंशन को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया था, ये t sin थीटा, ये t cos थीटा और वेट mg, तो बस वैसे ये t की जगह खाली नॉर्मल रिएक्शन है, आंसर भी वही आएगा एंगल का, तो उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, इतना लिख लो पहले क्योंकि वो मिटाने वाले हैं। तो शुरुआत ऐसे करना, बाय लीनिंग टुवर्ड्स द सेंटर द राइडर प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ये n sin थीटा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एंड इट आल्सो अपोज द रोटेटिंग टॉर्क, ब्रैकेट में लिखना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और फिर ये डायग्राम बनाना, तो ये पोजीशन थी, ये डॉटेड लाइन से बनाया, अब वो इधर लीन हुआ है, तो ये है नॉर्मल रिएक्शन, उसका वेट यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये n sin थीटा, ये थीटा है तो ये n cos थीटा, थीटा है तो n cos थीटा, और ये दूसरा कंपोनेंट n sin थीटा। देखो तो ये डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है, फिर ये डायग्राम ड्रॉ करो और ये लिखो, फिर आगे बढ़ो, उसको मिटा रहा है, उतना लिख लो पहले। m is the combined mass of rider लिखने वाले थे, combined mass, r is the radius of circular unbanked road, rn is the normal reaction and theta angle of rider with the vertical, vertical के साथ एंगल है, ध्यान रखना, horizontal के साथ नहीं। m is the combined mass, किसका combined mass, rider as well as the two wheeler। अब आगे लेने देखो, क्या लिखना, n is resolved in two components, n को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है, पहला है n cos थीटा, एक है n sin थीटा, n cos थीटा है वर्टिकल कंपोनेंट और n sin थीटा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। नाउ फर्स्ट या a लिख लेते हैं, n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, बैलेंसिंग द वेट, देखो n cos थीटा is equals to mg and
B and sin theta provides the necessary centripetal force. ऐसी लाइन लिखना है यहाँ पे, n sin theta provides necessary centripetal force, so it is mb square upon r. Now दोनों को डिवाइड करेंगे, n sin theta upon n cos theta is equals to, ये लिया है पहले, तो ये लिखेंगे m v square upon r, ठीक है, ये डिवीजन में है तो इनटू करके अपॉन में लिख लेते mg, ठीक है, m और m कैंसिल, sin अपॉन cos tan थीटा इज इक्वल्स टू ये बचेगा v स्क्वायर अपॉन rg. दिस इज द फाइनल आंसर. या फिर आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन rg. एंगल निकालने के लिए बोला है ना, तो tan को उधर कर दो, तो tan थीटा becomes tan inverse sin upon cos tan, n और n कैंसिल, v स्क्वायर अपॉन ये r और ये g, या tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन r, कितना है. देखो क्या पूछा है, फिर से पढ़ना. While driving along an unbanked circular road, a two-wheeler rider has to lean with the vertical. Why it is so? While leaning towards the center, ऐसे लिखना, towards the center, the rider provides necessary centripetal force, leaning की वजह से, and also oppose the rotating torque, यानी centrifugal force को भी oppose करेगा. फिर ये डायग्राम, इसके पहले जो लिखा था वो और यहाँ तक डिराइव करना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन पूछा है with what angle the rider has to lean, कितने एंगल से लीन करना पड़ेगा. तो ये रहा वो एंगल का फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन rg. ये निकल गया थीटा का आंसर. तो यहाँ तक वो डिराइव कर देखो, फिर उसके बाद और वो भी कर लेते हैं. देखिए नोट डाउन करो. ठीक है, डायग्राम पर से लिखा है कि n cos थीटा, डायग्राम में देखो, इट इज बैलेंसिंग द वेट mg, और यहाँ लाइन लिखा n sin थीटा प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. बाद में दोनों को खाली डिवाइड करना है, बस डायग्राम प्रॉपर्ली निकाल लेना और डिवाइड करना है, बस उतना ही करना है. आगे का क्वेश्चन देखते हैं. Why such a leaning is not necessary for a four-wheeler? देखो ध्यान देना, फोर व्हीलर डायग्राम नहीं निकालना है, सिर्फ जितना बोलूंगा उतना स्टेटमेंट लिखना है खाली. ये फोर व्हीलर है, ये भी अपन लेफ्ट टर्न ही दिखा रहे हैं यहाँ पे, ऐसा लेफ्ट टर्न. ये इनर व्हील्स है, इनको बोलते हैं इनर व्हील्स, और ये आउटर व्हील्स, ठीक है. तो फोर व्हीलर में अपन ये पीछे वाला पार्ट दिखा रहे हैं, यानी ऐसे, तो दो व्हील्स इधर है और दो व्हील्स इधर है, यानी चार व्हील्स है. तो अपन पीछे से देख रहे हैं इसको, तो एक ही व्हील दिखा रहे हैं, इधर एक, इसके सामने एक और, इसके सामने एक और, टर्न ले रहे हैं ऐसे. हाँ, तो एक व्हील इधर है, एक व्हील इधर है, एक व्हील इधर है और एक इधर है. तो जो टर्न की तरफ है, यानी सेंटर की तरफ जो दो व्हील्स है, दे आर कॉल्ड इनर व्हील्स, और बाहर की तरफ जो दो व्हील्स है, दे आर कॉल्ड आउटर व्हील्स. ये अपन पीछे से देख रहे हैं. नाउ इन दोनों पे एक्शन करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन भी तैयार होगा, R1 एंड R2. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से R2 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पुश करेगा ना अवे फ्रॉम द सेंटर, तो R2 ज्यादा रहेगा. सो लिखते समय सिर्फ इतनी लाइन लिखना है. देखो क्वेश्चन क्या है उसमें, why such a leaning is not necessary for a four wheeler. तो such leaning is not necessary for a four wheeler because the normal reaction on inner and outer tires will balance the rotating torque. रोटेटिंग टॉर्क को वो बैलेंस कर लेंगे.
टू व्हीलर वाला अगर रोटेट हुआ तो गिर जाएगा, बट फोर व्हीलर में कैसा हो रहा है, ये इनर व्हील या आउटर व्हील थोड़ा सा ऐसा फोर्स भी आया तो नॉर्मल रिएक्शन, इधर फोर्स बढ़ गया तो नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ जाएगा और वो उसको बैलेंस कर लेगा। ठीक है, तो लिखते समय क्या लिखेंगे ध्यान देना, द नॉर्मल रिएक्शन will balance the rotating torque, hence the four wheeler will not require such a leaning। अगर स्पीड कम है तो, स्पीड ज्यादा हुई तो क्या होता है वो बता दो। तो फिर से देखो, अपने को लिखना नहीं है पर इतना ही ध्यान रखना, why such a leaning is not necessary for a four wheeler, तो उसमें लिखना such a leaning is not necessary for a four wheeler because the normal reaction, यानी R से डिनोट किया, N से भी कर सकते, टायर एक्शन करेंगे, ग्राउंड पे रिएक्शन करेगा। सो द नॉर्मल रिएक्शन ऑन इनर एंड आउटर टायर्स, द नॉर्मल रिएक्शन ऑन इनर एंड आउटर टायर, इनर मतलब गाड़ी के अंदर वाले टायर नहीं, ध्यान रखना, ऐसे टर्न ले रहे हैं अपन फोर व्हीलर में, इधर साइड में जो दो व्हील है वो इनर व्हील रहते और इधर साइड में जो दो व्हील है वो आउटर व्हील। सो नॉर्मल रिएक्शन ऑन इनर एंड आउटर व्हील बैलेंसेस द रोटेटिंग टॉर्क, जो उनको रोटेट करने के लिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होने वाला है वो उसको बैलेंस कर लेंगे। तो होगा कि इधर से पुश होगा, ये थोड़ा सा गाड़ी टेढ़ा होगी समझो सपोज, तो इधर का नॉर्मल एक्शन बढ़ गया तो नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ जाएगा और गाड़ी वापस बैलेंस रहेगी। पर एक पर्टिकुलर स्पीड तक, अगर स्पीड ज्यादा हुई तो और ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा पर वो इतना ज्यादा बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो याद रखना, ये फिल इन द ब्लैंक में कहीं आया तो इसमें नहीं लिखना है कि गाड़ी अगर पलट गई, रोटेटिंग टॉर्क की वजह से पलट गई, तो इनर व्हील ऊपर होंगे सबसे पहले, समझो ये है फोर व्हीलर, इधर दो व्हील है और इधर दो व्हील है, तो ये जा रहा है। तो अभी तक क्या हो रहा है, कम स्पीड होने की वजह से थोड़ा सा रोटेटिंग टॉर्क एक्ट होगा, इधर फोर्स बढ़ेगा आउटर व्हील पे, तो नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ेगा और वो रोटेटिंग टॉर्क को बैलेंस कर लेंगे। पर अगर एक स्पीड लिमिट से ज्यादा लिमिट हुई तो ये ऐसे टेढ़ा होते जाएगा और गाड़ी पलट जाएगी। तो याद रखना, व्हेन द व्हीकल विल टर्न ऑफ या टॉपल बोलेंगे उसको, द इनर व्हील विल लीव द रोड फर्स्ट, सबसे पहले कौन छोड़ेगा रोड को, इनर व्हील्स। तो ये याद रखो। तो अपने को इतना लिखना नहीं है, सिर्फ अपने को याद रखो। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेता, व्हाई सच अ लीनिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर अ फोर व्हीलर, तो लिखना this is not necessary, as such a leaning is not necessary for four wheeler because the normal reaction on inner and outer wheels balances the rotating torque, balances the rotating torque, बस इतना लिखना है अपने को। पर याद रखना कि अगर स्पीड ज्यादा हुई तो और ज्यादा टॉर्क बढ़ेगा रोटेटिंग और गाड़ी पलट जाएगी, तो जब पलटेगी तो इनर व्हील रोड को पहले छोड़ेंगे और बाद में गाड़ी उधर की तरफ पलट जाएगी। तो याद रखो इतना लिखना है कि such a leaning is not necessary for four wheeler because the normal reaction on inner and outer wheels will balance the rotating torque, rotating torque को वो बैलेंस करेगा। इतना याद रखो। एक और क्वेश्चन लेते बस फिर खत्म, देख लेते। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ ले ना, लास्ट क्वेश्चन लेना नहीं, सिर्फ बता रहा आंसर कैसे लिखना है, बाकी सब आपने देखो। फिर से बोल रहा हूँ, इसमें करीब करीब 10-11 थ्योरी के क्वेश्चन तक है, 11 तक, 12 से न्यूमेरिकल चालू है वो मैंने ले लिए। तो आप लोगों ने जो थ्योरी के क्वेश्चन छोड़े वो पढ़ लेना, नोट्स में उसके आंसर है, इसलिए मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग मेरे को पूछ सकते। 10th वाला क्वेश्चन खाली बता रहा, डिस्कस द इंटरलिंक बिटवीन ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड ऑब्जेक्ट दैट रोल्स विदाउट स्लिपिंग। तीनों का रिलेशन निकालना है 10th वाले क्वेश्चन में, ये नोट्स में है, इंटरलिंक निकालना है, ये डायग्राम निकालना, बॉडी रोल हो रही, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी was half mv square in bracket 1 plus k square upon r square। ये इक्वेशन डिराइव करना है पूरा, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन कैसे पूछा है, देखो, डिराइव द इंटरलिंक यानी फॉर्मूला डिराइव करो। तो अपन ने लिखते समय लिखा था टोटल काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल्स टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल या लीनियर काइनेटिक एनर्जी, दोनों को फिर ऐड किया था और ये आंसर तक पहुंचे थे। तो वो पूरा डेरिवेशन लिखना है 10th वाले क्वेश्चन में। ये वाली डायग्राम है, इंक्लाइन प्लेन वाली नहीं लिखना है, इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन अलग से, ये है ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फिर से देखो, डिस्कस द इंटरलिंक बिटवीन ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड ऑब्जेक्ट दैट रोल्स विदाउट स्लिपिंग। जो रोल हो रहा, तो ये डिराइव करना है पूरा आप लोगों को उस क्वेश्चन में 10th वाला, ठीक है। तो यहाँ अपना रोटेशनल डायनामिक्स खत्म हो चुका है, ठीक है। फिर से बोल रहा है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप देख लेना, कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ग्रुप में मत करना ताकि ग्रुप में सब मिक्स हो जाएगा। फिर तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर देना अगर कोई डाउट है तो। इसके बाद हम 1-2 दिन में करेंगे, ये आज का था समझो, तो 1-2 दिन बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे। तब तक आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियोस वापस से एक बार देख लो ताकि न्यूमेरिकल लेते समय फिर फॉर्मूले आप लोगों को याद रहे, ठीक है। तो यहाँ खत्म हो गया, ये डिराइव करना है, इतना नहीं लिखना है। 10th क्वेश्चन में पूरा इक्वेशन ये डिराइव करना है, ध्यान रखना। तो ये हो गया, ठीक है। तो एक चैप्टर का हो गया, बोला था मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला आपको कवर करने के लिए, न्यूमेरिकल आराम से टेक्निक के पीछे के हो जाएंगे अपने। सॉल्व एग्जांपल भी आप लोगों ने देखना है, उसमें भी अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंटिन्यू करेंगे 2-3 दिन में, देखते हैं।